मैंने सुना है आपने इनकाउंटर्स भी किए हैं। इसमें आपकी चॉइस नहीं है, ये आपका काम है। जो डकैती है, जो लोगों को किडनैप कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को किडनैप करके फिरौती मांगते हैं, खून बहता हुआ देखना, फायरिंग होना, डर भी था। क्या आपको कई दफा थ्रेट आए, मतलब किसी ने डराने का ट्राई किया, थ्रेट कॉल्स हुए? क्राइम ऐसे ही नहीं हो जाता कि मेरी इच्छा हुई और मैंने क्राइम कर दिया, नो। They basically kidnapped you. Have you ever dealt with serial killer type of people, psychotic यस, people? उसको प्लेजर मिलता था मर्डर करने से। सर, मैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। इन्वेस्टिगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझें। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं होती जैसे मूवीज में दिखाते हैं। इंटरोगेशन सस्टेंड होना चाहिए कि अगर कोई भी क्रिमिनल घटनास्थल पर वो आता है तो घटनास्थल से कुछ लेके जाता है और कुछ छोड़ के जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, कुछ ना कुछ वो छोड़ के जाता है। Why is it that difficult to track drugs? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो उसको क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगता है। सीवियर क्राइम्स लाइक रेप्स, तो इंसाफ क्यों नहीं मिलता ऐसे केसेस को? तो आज के इस एपिसोड में हमने बात करी है एडिशनल डीसीपी मिस्टर राजेश दंडोतिया सर से, जो इस समय क्राइम ब्रांच इंदौर में पोस्टेड है। हमने बात करी कि किस तरीके से उन्होंने खुद किडनैप हो करके एक किडनैपर की पूरी गैंग को पकड़ा। क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से क्रिमिनल सोचते हैं। इन्होंने सीरियल किलर्स के साथ भी डील किया है, साइकोटिक लोगों के साथ भी डील किया है। एक पुलिस वाले की साइकोलॉजी किस तरीके से होती है और कैसा होता है एक पुलिस वाले का पहला इनकाउंटर, उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या देखा होगा, उस सिचुएशन से उन्होंने किस तरीके से डील किया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। प्लीज इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें डिस्कवर विद गुंजन को। सर, एज ए पुलिस ऑफिसर आपकी जर्नी किस तरीके से शुरू हुई? देखिए, मैं सिलेक्ट हुआ था 2002 में और उसके बाद ट्रेनिंग पे गया मैं, और ट्रेनिंग के बाद फिर मैं प्रोबेशनर पीरियड पे था, फर्स्ट पोस्टिंग हुई। और पहले जब मर्डर होता था तो मैं डर जाता था, मतलब वो बहुत ख़राब लगता था मुझे, और मैं भी जैसे आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि परिवार के लोग रोते थे। तो चूँकि ऐसा बैकग्राउंड कभी था नहीं, ना परिवार से कहीं भी दूर दूर तक मेरे परिवार में, न परिवार के न रिश्तेदार में कोई भी पुलिस वाला नहीं था। और मैं भी बेसिकली स्टेट सर्विसेज आप देते हो, अभी चूँकि यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले तो उसको कैरियर मिले, फिर उसके बाद चॉइस बनती है उसकी कि किस फील्ड में जाना है। तो चूँकि स्टेट सर्विसेज थी और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर डीएसपी बना मैं। तो ट्रेनिंग पर गया, तो ट्रेनिंग पार्ट वाज गुड। ट्रेनिंग हमेशा ट्रेनिंग 3 फेज में होती है। अगर ऐसे मान के चले, पहले जब आप जाते हैं तो बहुत टफ लगता है शुरू के 1 महीने, क्योंकि डेली आपको एकदम तुरंत ही डिसिप्लिन लाइफ आ जाती है। तुरंत ही सुबह 4:30 बजे उठना है, 5:10 पर आपको पहुंचना है, पीटी परेड, और तुरंत उसके बाद फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके तुरंत ही आपको नहा के और फिर सीधे इस क्लासरूम में जाना है। क्लासरूम में 1:30-2 बजे तक क्लासरूम होता है, फिर लंच होके फिर 3:30 बजे फिर ग्राउंड पे। तो ऐसे दिन भर एक्टिविटी चलती है। तो काफ़ी शुरू में तो काफ़ी पेन हुआ था, बहुत दर्द होता था, ये लगता था कैसी कठिन ट्रेनिंग है। तो पहला जो महीना होता है वो काफ़ी टफ होता है, उसमें आपको लगता है कि कैसी ट्रेनिंग होती है। फिर आप एडजस्ट होते हो, फिर आपको मज़ा आने लगता है, आप एंजॉय करने लगते हो। और सेकंड पार्ट में आप एंजॉय करने लगते हो 1 महीने के बाद। और फिर जब 1 महीने पहले, जब जाने से ठीक 1 महीने पहले, कि जब आपको लगता है कि अब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, तब आप थोड़ा सा इमोशनल होते हो, क्योंकि वो पार्ट आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है। बेस्ट होते हैं, आप एक्टिविटीज़ करते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। फिर उसके बाद आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि संभवतः बेस्ट पार्ट जो लाइफ का, जो एज ए पुलिस ऑफिसर या किसी भी सर्विस का, उसकी ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि सब बेस्ट होते हैं। जिम्मेदारी नहीं होती, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, केवल आपको जो ऑर्डर्स आने हैं वो आपको फॉलो करने हैं। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, फिर जब आप फील्ड में जाते हो तो आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो, क्योंकि आप उस पद के अकॉर्डिंग यू हैव टू वर्क, और सिचुएशन से आपको एक्ट करना है। तो इस तरह ट्रेनिंग चली। और उसके बाद फिर शुरुआती जो कुछ मर्डर्स हुए थे उसमें परिवार के लोग रोते थे, तो उसमें मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता था। बट धीमे धीमे आप चूँकि यूज टू होने लगते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे बार बार आप देखोगे तो फिर आप धीमे धीमे आप प्रोफेशनल होते जाते हो। और तो फिर प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है किसी भी जॉब में, क्योंकि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, तभी जाके आप अच्छे से काम कर पाओगे और चीज़ों को सोच पाओगे। फिर धीमे धीमे करके फिर मैं यूज टू हुआ और फिर मैंने अच्छे से फिर एडजस्ट कर लिया, और मुझे अब अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे लगता था कि पुलिस में मैं कैसे क्यों आ गया हूँ, मतलब कोई बैकग्राउंड भी नहीं है मेरा, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है पुलिसिंग से। लेकिन अब मुझे लगता है अगर मैं पुलिस में नहीं होता तो शायद किसी भी और जॉब में होता तो बोर हो जाता। तो ये एडवेंचरस जॉब है
और मुझे Right. काफ़ी सेटिस्फेक्शन है, मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ अपने आप को। सर क्राइम ब्रांच के बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं CSP जबलपुर था Okay. तो मैं कुछ कांस्टेबल्स को रखता था अपने 4-5 जो मेरे मेरी एक टीम के मेंबर थे, एक टीम बना के रखता था। तो मेरा क्राइम में बड़ा इंटरेस्ट था, रूटीन जैसे CSP से मैं करता ही था, पर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। आप रूटीन पुलिसिंग से कुछ हटके, तो हमारी टीम थी एक, तो मैं CSP जबलपुर से, इनफैक्ट CSP ग्वालियर भी था तब भी मेरे पास एक टीम थी। टीम हमेशा रहती है एक 5 लोगों की। तो कुछ पुराने मर्डर जो सॉल्व नहीं हुए हैं, कुछ सेंसेशनल क्राइम्स होते थे, तो हम अपनी पूरी टीम को लगाते थे। तो क्राइम में मेरा इंटरेस्ट था कि क्राइम को डिटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ग्वालियर में भी रहा मैं, फिर जबलपुर CSP रहा, फिर उसके बाद एडिशनल SP क्राइम ब्रांच पहली बार मैं बना इंदौर में। ओके। चूँकि क्राइम का ओरिएंटेशन मेरा था, क्राइम पर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो पहली बार एडिशनल SP क्राइम ब्रांच बना मैं इंदौर। उसके बाद फिर एडिशनल SP क्राइम ब्रांच ग्वालियर बना, और वापस फिर आके एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच इंदौर हूँ। तो क्राइम ब्रांच हमेशा बड़े शहरों में होती है, मेट्रोज में, चूँकि और भी ड्यूटी होती है लोग जो पुलिस थानों की, तो वो लॉ एंड ऑर्डर और VIP ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, और भी कई रूटीन के क्राइम से व्यस्त रहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, सेंसेशनल क्राइम होते हैं ऐसे शहरों में, तो उसमें क्राइम ब्रांच का इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी ऐसा सेंसेशनल क्राइम जो कि इंपॉर्टेंट है उसको जल्दी ट्रेस किया जाए। जैसे सपोज करो कोई बैंक में डकैती हो गई, तो जैसे अभी अगर आपने देखा होगा तो 7-8 महीने पहले लसूड़ा थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में एक डकैती हुई थी। राइट। एक लूट हुई थी बेसिकली, नोट डकैती। तो वो अकेला जो एक एक्स आर्मी मैन था। तो ये सेंसेशनल होते हैं किसी भी शहर में, या फिर किसी कोई 4 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत हो के उसका मर्डर हो जाए, तो ये बड़े सेंसेशनल क्राइम होते हैं जिसमें कि एक ऑर्गेनाइज्ड और एक प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए। तो वो इसलिए क्राइम ब्रांच इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में ये अभी फॉर्म की गई है। तो ये क्राइम ब्रांच का काम होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट काम करना। तो हम लोग ड्रग्स के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे कल भी आपने अगर पेपर पढ़ा हो तो 1 करोड़ से अधिक की MD ड्रग पकड़ी, हमने 4 आरोपी पकड़े हैं जो राजस्थान और दिल्ली के। और मोबाइल्स जैसे सिटीजन कॉप ऐप है, तो अगर आपने आज पेपर देखा होगा तो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो 215 मोबाइल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए जिन लोगों के खो गए हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम पर हम लोग काम करते हैं। अभी ड्रग्स पे काम चल रहा है, वेपन्स पे काम चल रहा है, और इसके अलावा साइबर क्राइम भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि इसके सारे जो तार है न केवल इंटरस्टेट बल्कि ट्रांसनेशनल भी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट काम करते हैं। सर मेरे ये क्वेश्चन थे कि एज ए पुलिस ऑफिसर आपको साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप इन सारे केसेस को सॉल्व करते हो? क्या स्ट्रेस फील होता है, फियर फील होता है किसी तरीके का? सबसे पहले तो प्रेशर फील होता है। पहले तो एक्साइटिंग रहता है, जैसे कोई लूट हो गई, कोई चोरी हो गई, तो उसमें क्लूज मिलते जाते हैं तो एक्साइटिंग रहता है। फिर जैसे जब टाइम होने लगता है और घटना ट्रेस नहीं होती तो प्रेशर फील होता है, और जब ट्रेस हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो देखिए, ये कोई भी घटना होती है, यू आर रेस्पॉन्सिबल, आपको उसको ट्रेस करना होगा। आपको, और तो एक परफॉर्मेंस का दबाव आपके पास हमेशा रहेगा। देखिए, आप कहीं किसी भी पद को अचीव करना आपके लिए एक वन टाइम गेम है। मतलब आपने मेहनत की 2 साल 3 साल किसी भी सर्विसेज में, और आपने वो पोस्ट ले ली, पर उस पर आपको बने रहना और अकॉर्डिंग टू दैट आपको परफॉर्म करना, वो एक प्रेशर हमेशा रहेगा। क्योंकि आप एक किसी पद पर हो तो उसका प्रेशर हमेशा रहेगा कि आपको घटनाएं ट्रेस करनी है, कोई घटना हो नहीं जाए, अगर हो गई है तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। क्योंकि सेंसेशनल कई क्राइम ऐसे होते हैं, सेंसेशनल होते हैं, जिनमें लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रैली निकालते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उन सब की ये रहती है कि इस घटना को ट्रेस किया जाए, आरोपी पकड़े जाएँ, तो ये प्रेशर हमेशा रहता है। बट सडनली प्रेशर्स के बाद ही अगर आप जब परफॉर्म करते हो तो फिर उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ये इस तरह का, अगर आप प्रोफेशनल हो तो धीमे धीमे इस प्रेशर से ऊपर उठ जाते हो। क्योंकि आप प्रोफेशनलिज्म अगर वर्क में आ जाती है तो हमेशा व्यक्ति को जिस काम को भी कर रहे हैं उसमें कोई इमोशंस या इस तरह का काम नहीं, मतलब इनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें प्रोफेशनलिज्म डेवलप करनी चाहिए। घटना हुई है, उसके लिए तत्काल लग जाएं, उसका प्रेशर फील नहीं करें कि कब ट्रेस करना है। एज सून एज पॉसिबल आप अपने परफॉर्म करिए, प्रोफेशनल तरीके से उसको डील करिए, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। प्रेशर को हैंडल करना भी एक आपकी एबिलिटी होती है। पर ये जैसे टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के बाद ही एबिलिटी आती है, राइट? बट जैसे मैंने सुना है आपने इनकाउंटर्स भी किए हैं, आप एकदम स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों में आए होंगे, तो
उस टाइम पर आपकी कैसी फीलिंग्स होती थी, उन फीलिंग्स को आपने ओवरकम कैसे किया, दैट प्रोसेस ऑफ लेवलिंग अप? देखिए, शुरू में जब आप जाते हो उस क्षेत्रों में, एंटी डकैत ऑपरेशन में रहा था, भिंड में रहा, करेरा में रहा, ग्वालियर में रहा, तो वहाँ एनकाउंटर्स हुए। तो आपको, जैसे मेरे गनमैन को भी गोली लगी तो उसका पैर हमेशा के लिए वो हो गया। वो वॉलीबॉल का अच्छा प्लेयर था, फिर वो चूँकि नहीं खेल पाया फॉर थ्रू आउट द टाइम, ऑल्दो उसमें प्रमोशन मिल गया था। बट कई चीज़ें होती है, डकैत भी का इनकाउंटर हुआ, उनकी भी डेथ हुई। तो देखिए, आपको जब शुरू में कोई भी किसी की भी डेथ होती है तो आपको, जब आप शुरू में होते हो तो आपको ये समझाने में, ये कन्विंस करने में अपने आप को काफ़ी समय लगता है कि ये व्यक्ति चूँकि दूसरों को परेशान कर रहा था, ये ज़िंदा रहता तो और लोगों को भी मर्डर करता। तो ये चीज़ें समझाने में आपको समय लगता है। आप एकदम टीवी के जो स्विच होता है, चैनल चेंज, एकदम कोई सैड मूवी आ रही है, एकदम चैनल चेंज तो एकदम कॉमेडी चल रही है, ऐसा नहीं होता। आपके इमोशंस धीमे धीमे जो प्रोसेस के तहत ही धीमे धीमे वो आपके कंट्रोल्ड होते हैं या प्रोफेशनलाइज्ड होते हैं या एडेप्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो शुरू में तो मुझे लगता था कोई भी मरे, बट अल्टीमेटली सभी का परिवार होता है और सभी की लाइफ होती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अफेक्ट करती थी शुरू में। लेकिन धीमे धीमे करके सब चीज़ें समझ में आई कि अगर वो व्यक्ति अगर जिंदा रहता तो वो और कई लोगों को भी मार सकता था। फिर ये सारी चीज़ें, और आप एज ए राजेश टंडोतिया काम नहीं कर रहे, एज ए STOP या एज ए CSP उस पर्टिकुलर प्लेस पे काम कर रहे हो जिसमें आपका ये काम है। इसमें आपकी चॉइस नहीं है, ये आपका काम है डकैतों को एलिमिनेट करना। जो डकैती है, जो लोगों को किडनैप कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को किडनैप करके फिरौती मांगते हैं, राइट। तो परिवार डर के साए में रहता है। ऐसे में इमोशंस, वही मैं कहता हूँ ना कि आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, आप एकदम से एक सॉफ्ट हार्टेड होते हो और एकदम से पुलिस में आते हो, तो थोड़ा सा आपको ये जो ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें कि आपको मतलब एज बिफोर पुलिस ऑफिसर एंड आफ्टर पुलिस ऑफिसर एंड बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, तो उसके बीच की जो प्रोसेस होती है उसमें टाइम लगता है। बट धीमे धीमे आप, चूँकि अगर आपका इंटेंशन ठीक है, डेडिकेशन से आप काम करते हो और आप ऑनेस्ट हो, लॉयल्टी अगर आपकी है, आप जिस पद पे काम कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप सिलेक्शन हुआ है, जिसकी आपको सैलरी मिलती है, जिसका आपको अप्रिसिएशन मिलता है, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं आपको, लेकिन कई जगह आपको अप्रिसिएशन भी बहुत मिलता है, तो निश्चित रूप से फिर आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आप लॉयल रहें और ऑनेस्ट रहें अपने पद के प्रति। बट सर, जैसे आपने अपना फर्स्ट एनकाउंटर किया, उस टाइम की फीलिंग क्या थी, और उस टाइम के बाद, उस एनकाउंटर के बाद जब आपने घर गए तो आपने अपनी एनर्जी को उस टाइम कैसे बैलेंस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट फर्स्ट एनकाउंटर? देखिए, कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसमें चूँकि आप जैसी सिचुएशन बनती है आप वैसा काम करते हैं, लेकिन सडनली मैं बहुत दुखी था उस समय। मतलब पहले एनकाउंटर में काफ़ी दुखी था, पर धीमे धीमे बहुत मैंने अपने आप को रिकवर किया। तो चूँकि खून बहता हुआ देखना, फायरिंग होना, डर भी था। डर के बाद फिर जब चूँकि डेथ हुई तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बात को समझने में, इस बात को समझने में कि उसका चूँकि ये एनकाउंटर आपके हाथ में नहीं था, ये तो चूँकि अब सिचुएशन थी, सर्कमस्टेंसेस जैसी थी, उसको समझने में काफ़ी समय लगता है। तो कुछ दिनों तो मैं काफ़ी परेशान रहा, धीमे धीमे ओवरकम किया। मेरे जो टीममेट्स थे, जो टीम में जो मेंबर्स रहते हैं आपकी टीम में, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब समझाते थे चीज़ों को। मेरे सीनियर ऑफिसर्स भी ने भी मुझे बताया कि इस तरह से कैसे होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम पहली बार करते हो तो, और वो ऐसा काम जो कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव साइड में रहता है, क्योंकि खून बहते देखना, किसी को मारना, अल्टीमेटली आप वो काम कर रहे हो जो आप अगर चाहो तो रिकवर भी नहीं कर सकते हो। राइट। तो दैट इज द बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है, आपके इमोशंस हैं। आप जब एकदम से आप पुलिस ऑफिसर बन के आते हो तो एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती, फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीमे धीमे करके फिर आप उससे एडेप्टिव हो जाते हो। एंड व्हेन वाज दिस फर्स्ट एनकाउंटर, कहाँ? ये हुआ था भिंड में हुआ था। ओके। भिंड में हुआ था और 2 लड़के थे, 2 डकैत थे उसमें, दोनों का जो एनकाउंटर हुआ था, दोनों की डेथ हो गई थी। जैसे आप इस पोजीशन पर हो, क्या आपको कई दफ़ा थ्रेट आए, मतलब किसी ने डराने का ट्राई किया, थ्रेट कॉल्स हुए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ऐसे तो कोई सामान्यतः बहुत इतना कानून व्यवस्था इतनी ख़राब नहीं है मध्य प्रदेश की, बेहतर है कानून व्यवस्था। ऐसा मुझे कभी कोई थ्रेट नहीं आया। सर, आपका एक केस है जिसमें आप खुद पकड़ बन कर गए थे, उसके बारे में बताइए। देखिए, क्या होता है कि जो भिंड, जो एंटी डकैती ऑपरेशंस हैं, जो ऐसे एरिया है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वहाँ पर जो जब किडनैपिंग करते हैं तो उसको पकड़ बोलते हैं। तो जिसकी किडनैपिंग की गई है उसको पकड़।
तो वो एक था वो समय, उस समय एक एनकाउंटर हुआ था। तो उस समय चूँकि मेरे मुखबिर का फ़ोन आया था कि इस तरीके से कि इन्फॉर्मेशन है सर। मैं उस समय मेरी सेकंड पोस्टिंग थी, एसडीओपी भिंड था मैं, अटेर। तो वहाँ पर सूचना आई थी, तो मैंने एसपी सर से पूछा। सर ने बोला कि ओके यू कैरी ऑन। तो मैंने पूरी टीम ली, फिर प्लानिंग की रास्ते में कि मतलब किसी को पकड़ बनना होगा। तो लोग तैयार नहीं हुए, क्योंकि मैं नया गया हुआ था, तो मैं लग भी रहा था इस टाइप का, एक स्टूडेंट टाइप का था, छात्र टाइप का। चूँकि स्टार्टिंग की नौकरी थी, तो फिर मैं ही उसमें पकड़ बन के गया था। और फिर वहाँ पर स्पॉट पर हम पहुँचे थे। लकीली उस दिन क्या था कि जो गांव में हम जा रहे थे, तो गांव में इनके लोग लगे रहते हैं। जब जंगल की तरफ जा रहे थे, घाटियों की तरफ, तो इनके लोग लगे रहते हैं। वो रास्ते में वो चेक करते हैं, ओके एक गाड़ी चली गई है। तो पूछते थे किस गाड़ी से आ रहे हो? वाइट बोलेरो से हम आ रहे हैं। तो ठीक है, हम चलते रहे। एक पीछे हमारी गाड़ी और थी, वो भी हमने रेंटेड ली थी, प्राइवेट। तो वो भी हमारे पीछे चल रही थी, लगभग 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो गाड़ी हमारी वहाँ पहुँची, हम उतरे। और तो चूँकि हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची, सपोज ये इस पॉइंट पे हम उतरे, तो डकैत इधर से आए। इन्होंने वेपन किए, वहीं खड़े रहना, कोई हिलेगा नहीं। फिर पीछे से गाड़ी हमारी दूसरी आ गई, तो एकदम उन्होंने ऐसा फायर किया भागते हुए इधर की तरफ कि पुलिस ऐसे करके। तो वो फायरिंग ऊपर हुई, हमें गोली नहीं लगी, उठते हुए फायरिंग की और इधर भागा। तो फिर बी टीम इधर भागी और हम लोग इधर भागे। फिर वहाँ फायरिंग हुई, एनकाउंटर हुआ। जो चंबल की घाटियाँ हैं वहाँ पर एनकाउंटर हुआ, रेवाइंस। तो पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उनको ये लगा था एक ही गाड़ी है। हाँ। उस दिन वो गाड़ी भी सेम कलर की थी और सेम बोलेरो थी, वाइट बोलेरो। तो ये कोइंसिडेंट था। तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव रहा इन दी एंड, कि लोगों को ये समझ नहीं आया कि 2 गाड़ी है और डिस्टेंस पे थी। एक बार पॉइंट पे देखा पीछे कोई नहीं है, तो वो पॉइंट हट गया, लेकिन पीछे से फिर वाइट गाड़ी गई, बोलेरो। तो जिस किसी को भी दिख रही थी, एक ही गाड़ी दिख रही थी, साथ साथ नहीं चल रहे थे, 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी। तो उसका बड़ा फ़ायदा मिला, मतलब उसका बहुत फ़ायदा मिला। और उस वजह से उसी में मेरे जो उसको गनमैन को गोली लगी थी, तो कृपाल था, फिर हेड कांस्टेबल प्रमोशन भी हुआ था, तो उसमें गैंग लीडर को हमने मारा। सो दैट वाज द केस। तो सर, जैसे आपने कहा कि आप नए आए थे उस टाइम पे, तो बेसिकली ये ऐसा प्लान बना था और दे बेसिकली किडनैप्ड यू, राइट? उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? एक्चुअली मैं पकड़ बन के गया था। क्या होता है वहाँ पर, एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स बोलते हैं, इनके डकैतों से संपर्क होते हैं। अच्छा। कि हम लेकर आ रहे हैं एक पकड़ को, तो वो कुछ पैसा ले लेते हैं, हमें 50,000 दे दीजिए। फिर उस डकैत उस व्यक्ति को पकड़, जो किडनैपी है, उसकी फिरौती मांगते हैं उन पेरेंट से 10 लाख 20 लाख। पर जो एजेंट्स होते हैं वो 1-8 लाख रुपए लेके और उसको साथ में ले जाते हैं, ऐसे किसी बहाने से पकड़ बना के। तो ऐसे ही जो मेरा मुखबिर था, जो उनके संपर्क में था, तो मुझे पकड़ बना के ले गया था। तो ये तो मालूम ही था कि मतलब ये हमारी प्लानिंग है ही। तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग था बेसिकली, क्योंकि डर के साथ एक्साइटमेंट था, ये फियर विद एक्साइटमेंट। तो ये बहुत डेंजरस भी था। बट एक्चुअली में आपको ऑपरेशन जब करने होते हैं तो कुछ स्टेप्स तो लेने ही होते हैं। ऐसे लाइफ में कई मौके आते हैं जहाँ डर भी होता है और रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, बट करना होता है। सर, मैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। इनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है और आपको कैसे पता लगता है, लेट्स से इट्स इंस्टिंक्ट, ओके, आभास हो जाता होगा कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो इस बारे में आप किस तरीके से सोचते हो? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझें। और आपको सपोज टू बी, जैसे ये पता है, जैसे आपके साथ कोई घटना हुई तो आपने बताया कि श्याम ने किया है, दैट्स वेरी इजी। बट सपोज टू बी कि एक ब्लाइंड मर्डर हो गया, और जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ब्लाइंड मर्डर हुआ मेरे प्रोफेशनल पीरियड में। ओके। डेड बॉडी मिली, तो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई कि कौन व्यक्ति है, क्योंकि लोकल का नहीं था, होटल के पीछे, ढाबे के पीछे। ब्लाइंड मर्डर इज बेसिकली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंड मर्डर? ब्लाइंड मर्डर बेसिकली वो मर्डर होता है जिसके बारे में अता पता नहीं हो किसने मारा है। ब्लाइंड ब्लाइंड होता है ना, जैसे आप लोग अगर आई गेट इट। ब्लाइंड मर्डर था वो अंधा कत्ल। अंधा कैसे, कि जिसके बारे में कोई सुराग ना हो, तो दैट वाज ब्लाइंड मर्डर। तो डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुई। तो फिर हमने धीमे धीमे करके कोशिश किया। फिर उसके जेब में एक पर्ची मिली टेलर की, तो टेलर के पास गए, तो टेलर से बात की, तो टेलर से काफ़ी पूछताछ की, उसने नहीं बताया। फिर धीमे उसका रिकॉर्ड देखा, तो उसने रिकॉर्ड के आधार पर बताया कि सर ये असलम नाम का व्यक्ति है, जो कि इंदौर का यहाँ आया था बनवाने के लिए। तो वहाँ से वो क्लू मिला। फिर उसके बाद
उस क्लू से कम बॉडी आइडेंटिफाइड हुई, तो उससे फिर हम उसके घर गए, फिर थोड़ा सा पता किया क्या क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। फिर धीमे धीमे कई लोगों के नाम सामने आए, फिर उनमें से एक व्यक्ति को निकालना था, तब जाके फिर हमने उसको आइडेंटिफाइड किया। वो चरित्र शंका पर वो मर्डर हुआ था। ओके। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि आपको कई लोगों के बीच में से, आपके पास 20 लोग हैं और उनमें से एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, और 20 के 20 लोग यही कहेंगे कि हमने नहीं किया है। कोई आपसे कहेगा तो ब्लाइंड मर्डर होगा ही नहीं, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाइड करना है। एक डबल मर्डर हुआ था जबलपुर में, जब मैं CSP कोतवाली जबलपुर था, तो वो बहुत पुराना मर्डर था मेरे आने से पहले, पर हमें एक क्लू मिला, तो हमने कई लड़के उसमें उठाए, और जब उनसे पूछताछ की तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेंस के लिए आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ बेसिस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इंटरोगेशन मस्ट बी सस्टेंड, लगातार होना चाहिए। उसके अलावा आपको सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी को समझना होगा, उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है। सपोज टू बी, अगर तुम साईं बाबा को मानती हो और मैं तुम्हें मॉर्निंग में साईं बाबा का वो भेजूंगा कि साईं बाबा, तो तुम उसका मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं गणेश जी का भेजूंगा तो तुम्हें नहीं लगेगा। तुम्हें अगर विराट कोहली पसंद है तो विराट कोहली का फोटो भेजूंगा और मैं विराट कोहली की तारीफ करूंगा तो यू विल लाइक इट, क्योंकि आपको जैसे होते हैं ना, जिनके विचार मिलते हैं वही अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं। लाइकिंग एक जैसी होती है। सपोज टू भी तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तुम्हारे रूममेट को पसंद नहीं है, अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तुम्हारे जो रूममेट है उसको पसंद नहीं है, अब तुम्हें स्टेडियम मैच देखने जाना अकेले जाओगे, पर अगर तुम्हारे उसको पसंद है, तुम दोनों एक्साइटेड होके जाओगे। तो धीमे धीमे उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा। फिर जो उसकी वीकनेस है, वीकनेस को एक्सप्लोर करना होगा कि कहाँ ये वीक होता है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो किससे ज़्यादा अटैच्ड है। अगर उसके बारे में बात किया जाए, उसको हार्म किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो पैनिक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर आप बेहतर परिणाम लाना चाहते हो इंटरोगेशन के माध्यम से, तो इंटरोगेशन सस्टेंड होना चाहिए, पेशेंस बहुत होना चाहिए। एक एक दिन, दो दो दिन तक लगातार आप बात करते रहें, और आपको उसके जो आपके पास एक क्लू है उसके आधार पर आपको एक्सेप्टेंस करानी है। तो आपको लगातार उसमें लगे रहना होगा, उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा। तो आपको एक अच्छा पुलिस ऑफिसर को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, तो वो उसकी बात को समझे, कहाँ पैनिक होता है, कहाँ कैसे, तो अपने आप धीमे 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 करके चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं होती जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, उनको इरिटेट करना, पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, नहीं इस तरह से नहीं। ये एक बेसिकली नेगेटिव साइड है। ओके, दैट इज नॉट फाइन। बेसिकली आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं क्राइम के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो आप अगर धीमे धीमे इसको टच करेंगे, एक रीजन होता है क्राइम को करने का। क्राइम ऐसे ही नहीं हो जाता कि मेरी इच्छा हुई और मैंने क्राइम कर दिया। नो, अगर इच्छा भी हुई है तो भी ऐसी अर्ज होती है, तो कहीं ना कहीं तो उसके पीछे भी रीजन होता है। तो आपको रीजन तक पहुंचना होगा। उस तो मेरे विचार से जो पॉजिटिव इंट्रोगेशन होती है वो उसमें इनका कोई रोल नहीं रहता। आप लगातार पूछते रहें, लगातार उससे बात करते रहें, तो धीमे धीमे करके आपको चीज़ें मिलने लगती हैं। सो बट इफ़ लेट्स से अगर कोई क्रिमिनल है जिसने सोच रखा है कि मुझे ये क्राइम करना है और ये मेरे को करना है और मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप किसी भी उसके पॉइंट को टच कर दो वो नहीं बताएगा, तो फिर आप एंड में क्या जाते हो? क्या आप उन सब एविडेंसेस के आधार पर, ओके, कॉल डिटेल्स होती है, उसकी लोकेशन होती है, उसने किससे बात की है, उसकी प्रेजेंस कहाँ थी उस समय, उसकी लोकेशन कहाँ थी, और कहीं ना कहीं कुछ क्लू होते हैं, तो फिर एविडेंस को प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो एविडेंस के आधार पर उसको हम भेजते हैं, क्योंकि एविडेंस स्पीक्स। वैसे भी अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेगा तो उसकी एक्सेप्टेंस का बहुत ज़्यादा रोल कोर्ट में रहता नहीं है। अल्टीमेटली क्या आप एविडेंसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज द इम्पॉर्टेंट की। तो एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग रहती है। हैव यू एवर डेल्ट विद सीरियल किलर टाइप ऑफ पीपल, साइकोटिक पीपल, जिनको प्लेजर मिलता है ये काम करने से? हाँ, किया ना मैंने। मैं जब मैं CSP जबलपुर था, तो एक क्रिमिनल पकड़ा गया था, शर्मन शवरे, जिसने 20 से अधिक मर्डर किए थे। शर्मन शवरे, तो वहाँ पर पब्लिक और पुलिस ने सदनाम पकड़ लिया था। तो हमारे यहाँ पे भी हेड कांस्टेबल का मर्डर हुआ था, तो उसे पिस्टल लूटी थी, तो उसमें उसने वो मर्डर भी उसने किया। तो इंट्रोगेशन के लिए लेके आए थे हम लोग, तो 3 दिन तक लगातार मैंने उसके साथ काफ़ी इंट्रोगेशन किया। तो उसने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, और उसको मतलब उसको कुछ होता था कि मुझे आज कुछ इच्छा हो रही है कुछ करने की, तो वो उसका एक जैसे होता है नेचुरल बॉर्न किलर, तो उसको एक लगता था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। सो इट इज़ अबाउट सेटिस्फैक्शन।
इट्स अबाउट प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. यस. एंड हाउ वाज ही आंसरिंग क्वेश्चंस? मतलब वो हंस के नॉर्मली बात कर रहा था, क्या डर का कोई भी एलिमेंट था उसके अंदर? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं था. वो वाज चिल विद इट कि पुलिस वाला आया है, हम इंटरोगेट करेंगे. नॉर्मल था वो. नॉर्मल था. हाँ. वाज नॉट इवन गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ दिस. क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा रहता है ना कि एक्साइटमेंट, लाइक मर्डर करने के बाद एक्साइटमेंट की फीलिंग. हाँ, वो एक्साइटेड तो रहता था. उसने बताया था कि वो उसको प्लेजर मिलता था मर्डर करने से, लूट करता था, कभी कोई घटना करता था, पर प्लेजर उसको मिलता था. और उसके बाद फिर वो वहीं आसपास घूमता भी रहता था कैब लगा के, स्पॉट के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं. तो काफ़ी मतलब इस टाइप का था वो. तो उससे काफ़ी पूछताछ की मैंने. 3 दिन तक काफ़ी इंटरव्यूशन किया. तो मैंने उसकी साइकोलॉजी को समझा. तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको प्लेजर मिलता है उसको एक्ट को करने से. मे बी दैट फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस कि शायद मैंने कुछ किया, देखो आसपास देखो हाँ, कितने वही. लोग अटेंशन दे रहे हैं, अब मेरे को पुलिस बात करने आई, कितना अटेंशन मिल रहा है. दैट यूज्ड टू एक्साइट हिम. दैट आल्सो. ओके. कहीं ना कहीं एक ये अपनी पहचान बनाना कि देखो मैं ऐसा हूँ. दूसरा, और जब पकड़ा गया था तो एक साथी को लेके उसने घटना की थी. एक सराफा व्यापारी को लूटने की कोशिश की थी. तो वहाँ पर वो पकड़ा गया था. वहाँ के पब्लिक के लोगों ने और पुलिस ने उसको पकड़ा था. तो उस समय उसने यही बोला था कि मैं हमेशा अकेला ही घटना करता था. उस दिन उसको ले गया तो इस वजह से पकड़ा गया. सो दैट इज द केस. तो उसको बहुत कुछ भी कोई भी ऐसा नहीं था कि उसने गलत किया. तो फिर उसके बाद आप लोगों ने उससे कैसे डील किया? उसने एक्सेप्ट करता चला गया कि हाँ मैंने ऐसा किया. तो उसको जेल, अभी भी जेल में है वो. उसको उसके जो चार्जेज लगे हैं सारे प्रूव हुए हैं, उसको जेल हो गई है. तो वैसे भी हाँ, वो तो आजीवन जेल में ही रहेगा. मोर देन 20 मर्डर्स हैं. तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट मैनिपुलेशन. जैसे कोई मर्डरर है, उसको पता है वो है, बट वो मैनिपुलेट करता है पुलिस को into being something else. How do you deal with it and how do you identify कि ये manipulation है? देखिए, बातचीत में आपको काफ़ी पता चलता है. ऐसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप लगातार किसी काम को करोगे तो आपको कुछ एंटिसिपेट भी कर पाते हो, कुछ प्रेडिक्ट भी कर पाते हो क्या ऐसा होगा, और लगभग वैसा ही होता है. तो आप लगातार लोगों से डील करोगे. फॉर एग्जांपल, अगर तुम डॉक्टर हो और तुमने पहला ऑपरेशन किया, उसमें टाइम लगेगा. जब आप 100वां ऑपरेशन करेंगे तो पहले ऑपरेशन और 100वें ऑपरेशन का अगर आप टाइमिंग देखोगे तो लगभग आधे से भी कम होगा पहले और अंतिम 100वें वाले में. राइट. सो दैट इज द पॉइंट. आप करते करते यूज्ड टू हो जाते हो, समझने लगते हो कैसे क्या है, क्या करना है. ठीक उसी प्रकार जब हम इंटरोगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लोगों से लगातार पूछताछ करते हैं, तो धीमे धीमे चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है. दूसरा, सही बोलने के लिए भी उसको एविडेंस बनाना होगा. और गलत बोलने के लिए भी उसको एविडेंस क्रिएट करना होगा. क्योंकि आपकी लोकेशन, आपकी जो टेक्निकल एविडेंस है, जब वो कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली आपकी प्रेजेंस को आप कैसे छुपाओगे. अगर आपने किसी जगह जाके मर्डर किया है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एलिबाई कैसे सेट करोगे कि आप कहाँ थे. अगर आप होटल में थे तो होटल की भी रिसिप्ट होगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे. अगर आप ये बोल रहे हो कि सर मैं तो वहाँ था ही नहीं, और लोकेशन तो आपकी आएगी. अगर फ़ोन बंद भी है तो इट मीन्स वो सस्पेक्टेड है कि आपने फ़ोन बंद कर लिया, इसलिए आपकी लोकेशन नहीं आए. तो छुपाना भी पॉसिबल ही नहीं है. एडमंड लुकार्ड का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. कि अगर कोई भी क्रिमिनल घटनास्थल पर वो आता है तो घटनास्थल से कुछ लेके जाता है और कुछ छोड़ के जाता है. प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. तो कुछ ना कुछ वो छोड़ के जाता है. सो दैट इज द केस. तो जो हमें पढ़ाया गया था पहले ट्रेनिंग में, तो उसी को वो सही भी है. कोई भी काम कभी भी कोई छुपता नहीं है. सर, हार्डकोर जो क्रिमिनल्स होते हैं और जिन्होंने पहली बार क्राइम किया होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और आप दोनों को किस तरीके से टैकल करते हो? जो पहली बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो बार बार इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, दोनों में डिफरेंस होता है. ओके. जो पहली बार करते हैं वो अनप्रोफेशनल होते हैं, और जो बार बार करते हैं प्रोफेशनल होते हैं. और जो पहली बार करते हैं उनका आपको पता चल जाता है, और वो थोड़े से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं चीज़ों को, छुपा नहीं पाते, तुरंत ही डिटेक्ट हो जाता है. गिल्ट इज विजिबल, आई थिंक. हाँ, मतलब कई चीज़ें फैक्टर उसके साथ काम करते हैं. वो यूज्ड टू नहीं होता इन कंडीशंस के लिए. तो वो कई बार आपने देखा होगा, किसी ने मर्डर कर दिया, थाने पहुंच गया, किसी ने अगर हो गया तो वो तुरंत वहाँ पहुंच जाता है, सरेंडर कर देता है. और जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हाइड करते हैं चीज़ों को, कोशिश करते हैं, और वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं उस फील्ड में. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनके लिए जेल चले गए, फिर एक हो गया, फिर आ गए, फिर से वही करने लगे, फिर चले गए. तो उनके लिए एक यूज टू टाइप का हो जाता है. बट सडनली अब काफ़ी ज़्यादा जो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको इंटरोगेशन में आपको पता चल जाता है कि ये प्रोफेशनल है, कि इसने और भी कई क्राइम किए होंगे. जैसे एक ग्वालियर में हम इंटरोगेशन कर रहे थे एक व्यक्ति से, तो हम पूछते चले गए तो उसने 6 मर्डर एक्सेप्ट किए. 6 मर्डर उसने एक्सेप्ट किए और कुछ घटनाएं और एक्सेप्ट की. तो ये आपको पता चल जाता है इंटरोगेशन के उसमें
प्रोसीजर में जो प्रोसेस होता है, आप इसको ठीक ऐसे समझें। एक जो टीचर है स्कूल में, तो बच्चा कितना भी ऊपर से रटके आ जाए, लेकिन उसको कितनी डेप्थ है, 2-3-4 प्रश्न पूछेगी टीचर, उसको समझ में आ जाता है कि इसने अच्छे से समझा है या सिर्फ वो ऊपर ऊपर का पढ़ के आ गया है। राइट। ठीक उसी तरह जब आप लगातार इंट्रोगेशन करते हो, आप यूज्ड हो जाते हो इन चीज़ों के, तो आप डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हो 10 लोगों में। जैसे 10 लोगों में एक ने मर्डर किया 10 में से, तो आप आओगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो आप फाइन ट्यून होते जाते हो, फिर आप मिनिमाइज होते जाते हो अपने उसमें, फोकस आपका फिर आइडेंटिफाइड 3 करोगे, इन 3 में से हो सकता है। ओके। तो ऐसे मिनिमाइज आप जीरोइंग जो होती है, जीरोइंग आप करते चले जाते हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस आपने कितने समय तक लगातार इंट्रोगेशन किया है और कितने क्रिमिनलों से पूछताछ की है। इसलिए आप देखते हैं जो कई जो वैसे केसेज होते हैं, प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, इंट्रोगेशन के लिए कई बार जो लोग इसमें अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो उनको भी कई बार बुलाया जाता है। तो द पॉइंट हियर इज दैट कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप इसमें वेल इक्विप्ड होते जाते हो। तो आपको अपने आप ही जब लगातार आप इंट्रोगेशन करोगे, तो आपको अपने आप ही पता चलता जाएगा कि ये फर्स्ट टाइमर है, इसने एक आधी क्राइम किया होगा। क्योंकि आप देखिए, चेन स्नैचिंग जैसे कोई घटना हुई, तो जब हम पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसने पुरानी भी चेन स्नैचिंग की होगी, लेकिन धीमे धीमे बातचीत करके कि इन्होंने पहली बार ही किया है। तो इसी तरह से ये चीज़ें, जैसे ड्रग्स पकड़ते हैं हम, तो हम हमेशा पूछते हैं उससे, इसलिए तूने अभी पकड़ा है जैसे 100 ग्राम MD के साथ, पिछली बार कब तुमने दिया? तो पिछली बार का भी आ जाता है कि हाँ सर, मैं पिछली बार यहाँ दिया था, यहाँ दिया था। और कई बोलते हैं कि सर मैंने सबसे पहले इससे मिला था, इसको ही दिया था और आज सेकंड टाइम दे रहे हैं। तो जब उसको वेरीफाइड करते हैं तो वेरीफाइड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर ही पता करते हो उसको। तो चीज़ें, सारे एविडेंसेज जब कलेक्ट होते हैं, तब आप एक ओपिनियन पर पहुंच पाते हैं। Why is it not difficult to track drugs? कहीं डिफिकल्ट नहीं है, हम लगातार उसको पकड़ रहे हैं, और चूंकि ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें अरेंज करने वाला कोई और होता है, फिर उसको वहीं से अपने बेचने वाला कोई और होता है, और बीच में एजेंट अलग होते हैं, फिर पेडलर्स अलग होते हैं, फिर पेडलर्स यहाँ देते हैं, फिर यहाँ की सप्लाई चेन अलग होती है। तो ये सारी चेन को, चूंकि ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो उसको क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। अगर आप देखेंगे तो क्राइम ब्रांच ने 1 जनवरी से लेकर अभी तक करोड़ों रुपए की ड्रग्स, MD, ब्राउन शुगर और गांजा पकड़ा है। सर, मुझे आपसे एक सवाल था। जैसे सीवियर क्राइम्स लाइक रेप्स, इनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, प्रोसेस क्या होता है? देखिए, ये बड़े सेंसिटिव क्राइम्स होते हैं, और इसमें लगातार इसमें कोशिश की जाती है कि जो FIR की जाए, वो महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा FIR की जाए उसकी, और उसकी इन्वेस्टिगेशन को भी टाइम बाउंड तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाके प्रॉपर उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी स्टेटमेंट्स के होकर 164 के स्टेटमेंट्स होकर कोर्ट में पहले ही बयान करा दिया जाए 164 के, और उसके बाद एज सून एज उसका चालान कोर्ट में पेश किया जाए। और पूरी कोशिश रहती है सेंसिटिव केसेज में उसको अधिक से अधिक सज़ा दिलवाई जाए। इसमें कोर्ट भी काफ़ी स्पेशल कोर्ट्स रहती हैं, वो भी लगातार इनको डील करती हैं, और उसका जल्दी डिस्पोजल होता है। तो प्राथमिकता ये होती है कि इस तरह के केसेज में क्विकली इसमें डिसीजन दिलवाया जाकर, जिससे समाज में इस तरह के मैसेज काफ़ी पॉजिटिव जाए कि इस तरह की घटनाएं करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है? कुछ नहीं होता। ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने जो किया है, देखिए, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, चाहे वो MLA हो या MPs हो, ये बेसिकली ये जनता से चुन के आते हैं, तो जनता की इनसे उम्मीदें रहती हैं। तो जनता चाहती है कि सर हमारे साथ गलत हुआ, तो अगर फ़ोन भी करते हैं तो वो ये कहते हैं देख लेना इसके साथ गलत ना हो। तो वो आपके लिए सिर्फ इसलिए फ़ोन करते हैं क्योंकि जनता के लिए वो जिम्मेदार हैं, और जनता उनके पास जाती है कि सर पुलिस गलत कर रही है, पुलिस ने गलत फंसाया है। तो फ़ोन उनका आएगा तो ये बोलेगा उसको वेरीफाइड करना, गलत नहीं चला जाए। तो इस तरह कभी कोई ये नहीं कहता कि उसने मर्डर किया है उसको छोड़ दो। कोई कभी मेरे जीवन में तो कभी ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया, ना कभी कोई गलत करने की कोई कहता है। सर, इंसाफ क्यों नहीं मिलता ऐसे केसेस को? क्यों इतना लंबा कोर्ट में एविडेंसेस के बाद भी इतना लंबा कोर्ट खींचती है इन सब चीज़ों को, और इंसाफ नहीं मिलता क्यों? देखिए, इंसाफ तो मिलता है, और लगातार आप देखेंगे तो लगातार सजाएं भी हो रही है और जजमेंट्स भी आ रहे हैं। चूँकि लॉन्ग प्रोसीजर होता है, सभी को सुनना होता है, और सभी को सुनवाई का अधिकार है, सबकी अपनी बात कहने का अधिकार है। एविडेंसेज भी सुने जाते हैं, चूँकि कोर्ट में भी काफ़ी केसेज पेंडिंग है। केसेज के नंबर ऑफ़ केसेज काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी इसमें संज्ञान लिया है। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी पॉपुलेशन है एक इंडिया की, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगातार इतने ज़्यादा केसेज हैं, बट सडनली कोर्ट इनको डिस्पोजल
क्विकली डिस्पोजल कर रही हैं Okay. और बहुत तुरंत निर्णय आ रहे हैं। सेंसिटिव केसेज में तो तुरंत ही निर्णय आ जाते हैं। आपने देखा होगा एक महीने 20 दिनों में डिसीजन हुए हैं। तो लगातार चूँकि ओवरबर्डन है कोर्ट्स भी, पुलिस भी, लेकिन फिर भी लगातार जो भी बेस्ट पॉसिबल है लगातार किया जा रहा है और आने वाले समय में और स्थितियाँ बेहतर होंगी, क्योंकि लगातार सभी जो विंग्स हैं जो कि गवर्नमेंट के, चाहे वो जुडिशरी हो और चाहे वो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव हो, लगातार अपने अपने स्तर पर सभी लोग काम कर रहे हैं। लॉ फॉर्मुलेशन लगातार आप देखोगे कि जो पहले जो कानून थे अब और कड़े कानून आ गए हैं महिलाओं के अधिकार के लिए। अभी पॉक्सो एक्ट भी आया उनके लिए, बच्चों के लिए लगातार स्पेशल जजेज भी स्पेशल इनके वो भी होते हैं, कोर्ट भी होते हैं, स्पेशल कोर्ट भी बनाए जाते हैं। तो लगातार काम चल रहा है इसमें बहुत स्पीडी डिस्पोजल के लिए और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और भी बेहतर जल्दी से जल्दी इनके डिस्पोजल होके उनके परिणाम मिलेंगे, तो जिससे कि और समाज में गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर हम इस पर्टिकुलर एपिसोड के एंड तक पहुंच चुके हैं अभी। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।